discussion of all your doubts of any topic. So you can also send in a group if you want to. अपोजिट साइड से आने पे एवरी 6 मिनट एक बस मिलती है, फिर 6 मिनट बाद दूसरी, फिर 6 मिनट बाद तीसरी। बिकॉज जब पहली बस टी टाइम तक चल गई तभी दूसरी बस निकली है। बस इज इन दी बस स्टेशन, फर्स्ट बस इज गोइंग कांस्टेंट velocity v for time t. Now second bus starts. दो अलग अलग है, दोनों से टी मिनट पे इधर से भी निकलती जा रही, इधर से भी निकलती जा रही। सो दे आर बोथ टाउन बस स्टेशन, पीरियड ऑफ बस सर्विस इज सेम टी मिनट। After every t minute one bus leaves from b to a, and after every t minute a bus leaves from a to b. पर्सन को अपोजिट साइड में आफ्टर एवरी 6 मिनट एक बस मिलती है, और उसको सेम डायरेक्शन से जो बस आ रही है इन हिज डायरेक्शन मींस व्हिच इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी, एक के निकलने के बाद जो दूसरी बस मिलती है दैट इज आफ्टर एवरी 18 मिनट्स। सो द बस व्हिच इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी और व्हिच इज गोइंग इन द सेम डायरेक्शन एज द साइक्लिस्ट, उसके लिए बस की वेलोसिटी और साइकिल की वेलोसिटी सेम है। When the velocities are in same direction, तो relative velocity subtract हो जाती है। Velocity of bus with respect to cycle going from A to B is v minus 20. With this relative speed, एक बस की पोजीशन को क्रॉस करने के बाद दूसरी बस की पोजीशन तक पहुंचने में जो टाइम लगता है that is 18 minutes. So this distance by the relative velocity will be velocity into time. टाइम मिनट में था इसलिए उसको आर में चेंज कर लिया 60 से डिवाइड करके, एंड वेलोसिटी इज v minus 20। क्वेश्चन समझ गए? मोबाइल में कुछ मैसेज आ गया था शायद। If you understood the question, ये किया है पहले? क्वेश्चन पहले किया है ये? नहीं। सेम डायरेक्शन में बस जो जा रही है वो पहले साइकिल को क्रॉस कर गई, उसके बाद अगली बस को आने में डी डिस्टेंस ट्रेवल करना है, रिलेटिव वेलोसिटी v minus 20, उसको लगते हैं 18 मिनट्स। जो बस अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में आने पे रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती है v plus 20। The same distance is covered with the relative velocity of v plus 20 in 6 minutes. Equation 1, equation 2, equation number 3. There are 3 variables d, v and t. 2 और 3 से इक्वल करके पहले v निकाल लेंगे और उसको किसी में पुट करके d निकाल लेंगे और फिर t निकाल लेंगे। ईशान, t is after every t minute a bus goes for the other direction. हर t मिनट के बाद a से b की तरफ और b से a की तरफ एक बस निकलती है। That is the period of time period of bus service. सॉल्व तो कर लोगे अभी? ओके, हम पहले कर चुके हैं इसलिए यू कैन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 on the next page. Question 3 3 and 4 both. And 7 and 8. Very good. जो पहले हम कभी ऑनलाइन में पढ़ते थे जब ये चैप्टर, उसके नोट्स हैं? बनाते थे या स्क्रीनशॉट से काम चला? 50-50 मतलब कुछ स्क्रीनशॉट नहीं वो तो से लिखे थे सारे। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 3 भी उसमें है, 4 है बट नॉट द डिटो सेम वन। ये अंडरस्टूड? समझ में आया क्या था क्वेश्चन? थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं होता है, या तो आइदर यस आइदर और 0 and 1। बुक है सेलरोड़ा घर पे? हाँ आ गई, लेकिन भारी है इसलिए लाते हैं।
वेरी नाइस। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बाय द वे, तो ये स्कूल के एग्जाम के लिए भी रिलेवेंट है, एमसीक्यू के लिए भी रिलेवेंट है, और अगर सब्जेक्टिव है तब तो है ही क्या। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक v वर्सेस x वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का कुछ ग्राफ है, उससे एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ निकालना है। सो मिस्टर रशीद, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज दो चार दिन से आके तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो, कुछ पढ़ना सिर्फ क्वेश्चन के एग्जांपल नहीं करना है। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 10 dv by dt। इसको एक दूसरे फॉर्म में भी हम चेंज कर लेते थे बाय मल्टीप्लाइंग विद dx एंड डिवाइडिंग बाय dx, इट बिकम्स v into dv by dx। दीज आर द टू फॉर्मूला। ये सेकंड वाला फॉर्म कैसे आया? इसमें dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड करोगे तो ये dx कट जाएगा, it will become dv by dt only, and dx by dt is rate of change of position or displacement, that's velocity। a is equal to v dv by dx। जब भी हमें किसी भी ग्राफ में वेलोसिटी ग्राफ गिवन है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन और एक्सीलरेशन का ग्राफ बनाना है, मिस्टर बंसल, ईशान, यस सर। कैसा ग्राफ होगा इसका एक्सीलरेशन का, कैसे बनाएंगे? इज इट इक्वल टू द स्लोप? सर क्वेश्चन Definition is रिपीट कर slope। दो। If velocity displacement graph is as shown, draw the corresponding acceleration displacement graph। सर स्ट्रेट लाइन होगी और नेगेटिव होगा। ग्राफ आता है, dv by dt होता है तो हम स्लोप निकालते हैं, बिकॉज डिफरेंशिएशन का मतलब है स्लोप, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दिस इज नॉट अ स्लोप, इसमें एक वेलोसिटी भी है और साथ में dv by dx भी है, तो इसको हम स्लोप से नहीं कैलकुलेट कर सकते। मिस्टर बंसल, योर आंसर इज रॉन्ग। इट विल नॉट बी अ कांस्टेंट एंड नेगेटिव। हमें पहले इस इक्वेशन को एक फॉर्म में लिखना पड़ेगा, विच इज इसकी स्लोप है नेगेटिव, इंटरसेप्ट है पॉजिटिव, सो वेलोसिटी इज माइनस mx प्लस c। शान, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन सर y इक्वल टू mx प्लस c। y इज इक्वल टू mx प्लस c मैंने लिख दी, लिखने के बाद पूछा है आपसे। y is equal to mx plus c, m is slope, c is intercept। इंटर से अगर एंगल 90 से बड़ा है तो नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव स्लोप है। अब जब हम एक्सेलरेशन की इक्वेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, सो v की जगह पे हम डाल देंगे माइनस mx प्लस सी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस ऑफ mx प्लस सी, minus mx plus c into, when you differentiate this there will be minus m, minus minus multiply होके plus हो गया और minus m into c। this is the acceleration equation, जो कि फिर से एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई with positive slope and negative intercept, positive slope and negative intercept। this will be the acceleration position graph। जो स्लोप देखने वाला पंडा कि अगर हमें ये 90 से बड़ा है तो हम कांस्टेंट स्लोप कर देंगे। इफ दिस वुड हैव बीन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, vt ग्राफ, देन वी जस्ट नीड टू डू दी स्लोप। इसकी स्लोप नेगेटिव है क्योंकि एंगल 90 से बड़ा है और स्ट्रेट लाइन है, देन इट वुड बी कांस्टेंट एंड नेगेटिव अगर ये ग्राफ होता वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट। I think Rishid, you should refer to your notes. These questions we have done, most of it. Example 15 we did in class. Example 17 और different form में DPP में था। नहीं, वो इसमें ग्रुप में है। And number 5 is
अच्छा, वो आपका डाउट है? ओके, राइट, फाइन। बेटा ये आ गया समझ? एक्सेलरेशन जब भी पोजीशन के रिस्पेक्ट में निकालना होता है तो हम डायरेक्ट स्लोप नहीं देखते, हमें उसकी इक्वेशन निकालनी पड़ती है एक पहले सेकंड x रुक के जाओ। रिस्पेक्ट में। गोविंद, यस सर, नोटेड सर, थैंक यू। ये पुराने नोट्स में है, अगर आपने पहले नोट्स बनाए हैं, लेकिन नहीं बनाए तो इससे पहले बनाए सर, मैं वापस एक बार फिर से देख रहा था। वापस फिर से देखो, अच्छी से देखो, कोई बात नहीं। समझो भी और यस। सारे वीडियोस पढ़े बेटा स्टार्टिंग से, लेक्चर 1। पहले आप उसको देखना है और फिर यहाँ पर जो क्लास के पहले आते हो उसमें आपको उसके मेरे से डाउट लेना है, राइट? आपको भी सेम प्रोसेस, और उसमें एक ग्राफ की और एक इंटीग्रेशन की और एक डिफरेंशिएशन की सेपरेट क्लास थी मैथ्स के लिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अभी भी थोड़ा हाथ टाइट लगता है तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, एंड ग्राफ आल्सो। इंटीग्रेशन नहीं होती, होएगी, एक बार पढ़ोगे तो हो जाएगी। गोविंद डन? यस सर। So the next question is again a graph question. इस particle को, okay, the question says a ball is dropped vertically from a height d above the ground. From the height d above the ground, a ball is dropped. Dropped means its initial velocity is 0, and now it is it hits the ground and bounces up vertically to a height d by 2. तो ये नीचे आएगी, कुछ वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, at this time it collides, but because of the collision it loses energy and it bounces only up to d by 2. Every time it loses some energy, therefore it will bounce back relatively to the less amount of energy. We have to draw the velocity versus height above the ground. This v versus h. There are two ways. One is mathematical, one is analytical. Equation of motion, Mr. Rishit. What is the third equation of motion? V square plus 2ah. H यहाँ पर हो गया y, because from the initial position it has fallen y. But question is not asking with respect to y. Question is asking graph v with respect to h. So in terms of h, y will become capital H minus small h. This is the graph that we are supposed to plot, at least for initial portion from A to B. It will be a straight line or parabola. What will be the shape of the graph? ईशान, कैसे डिसाइड करते हैं ग्राफ का स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव स्लोप शेप कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला? इस क्लास में? मेरी फर्स्ट क्लास में ना, हमने फर्स्ट क्लास बचपन में कहाँ पढ़ लिया? यस, मेरी फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था, अगर दोनों लीनियर हो तो स्ट्रेट लाइन, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक तो पैराबोला। इसमें एक का क्वाड्रेटिक है, दूसरे का लीनियर है, सो इट इज पैराबोला विद नेगेटिव कोएफिशिएंट। नेगेटिव कोएफिशिएंट तो नेगेटिव डायरेक्शन में ओपन होगा। Come again. Capital H is B. No, capital H is capital, yeah. Okay. So you can make it D. Right. No, small h is changing. Small h is changing, it's not fixed. Small h is changing as the ball is coming downwards. Small h is changing, that is plotted on the x-axis, y-axis is the velocity.
at h is equal to d which is the initial point, so मतलब ये मोशन यहाँ कहीं से स्टार्ट होगा. At t is equal to 0 when the particle was dropped, उसकी ground से height है d and its velocity is 0, so it will be here. अब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वो कौन डिसाइड करेगा? थक जाते हो, कोई बात नहीं, अभी स्विच ऑफ करो, आपको वो देखना पड़ेगा लेक्चर, इसका पहले रिवाइज करना पड़ेगा, देन ओनली, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रीवियस बैकग्राउंड चाहिए, आपको ग्राफ की इक्वेशन पता होनी चाहिए, आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पता होनी चाहिए और ग्राफ बनाना आना चाहिए. H is equal to d. H is the position of the ball with respect to the ground. Yes. और H change हो रहा है, starts from D to 0. Now my question is when it is coming down D से 0, उसको ग्राफ ऊपर पैराबोला बनाएंगे या नीचे पैराबोला बनाएंगे? How we decide? Why ball will stop? No, wait, what was your question? This is a parabola that we decided because एक quadratic एक linear, ये negative है, so negative side में होगा, that also we decided. Next thing we decided initially h is equal to d and v is equal to 0. H is equal to d and v is equal to 0, so it will start from here. अब ये पैराबोला ऊपर की तरफ बनाना है या नीचे की तरफ बनाना है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये कैसे डिसाइड करेगा? आंसर तो मैं तुरंत बता दूं, आई जस्ट वांट यू टू थिंक हाउ टू थिंक. वेलोसिटी 0 से पॉजिटिव हो रही है या नेगेटिव हो रही है? ऐसे आप ऑप्शन देख के भी शायद, वो तो हम जो डायरेक्शन पॉजिटिव मानेंगे उस पर डिपेंड नहीं करता. हाँ तो हम मान चुके हैं ऑलरेडी पॉजिटिव एंड नेगेटिव. यस 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 फास्ट. नेगेटिव, क्योंकि हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, सो वेलोसिटी इज downward direction is taken to be negative direction. It is increasing and parabolic की तरह, parabola की तरह it will change. This is the velocity which is v1 at here, negative velocity. Suddenly the direction changes. So ये कुछ negative है, but it will not go to the same height because energy lose हो गई है in the collision. और अब ये पॉजिटिव से धीरे 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 0 हो जाएगा and when h is equal to d by 2 it will stop. क्वेश्चन में गिवन है, पहली बार कोलाइड करने के बाद वो d by 2 की हाइट तक ही जाता है. It bounces back only up to height d by 2 above the ground. टेक्निकली बुक में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, बट हाँ ठीक है, भावनाएं समझोगे तो A seems to be correct. It should be exactly the midpoint where it should stop. Velocity 0 से negative की तरफ बढ़ रही है. It increases, increases, increases. When it collides, it becomes suddenly positive. So negatives are positive, but it doesn't go to back to the same value. So it's moving towards H. Start from h is equal to d. Velocity is increasing, but in the negative direction, so it is increasing in the negative direction. Then after the collision, sudden change on the direction. So from negative it converts to positive. लेकिन उतनी वैल्यू तक जंप नहीं कर पाता है because it bounces only to d by 2, half of the height. It loses some of the energy, so it becomes positive, but not same as the initial value. Okay. 17, तुम पहले इसको पढ़ो तो, अभी तुमने पढ़ा नहीं है ना स्ट्रेट लाइन, इसलिए ऐसे रैंडमली सॉल्यूशन लिखने का कोई फायदा नहीं है. You will solve after the revision of this chapter. ठीक है, तो आप जब भी नेक्स्ट क्लास आओगे, you bring your device
and you have to revise here in front of me. Chalo, very good. So we can go back to laws of motion, the common forces in mechanics. अभी घर पे कैसे पढ़ते हैं? अच्छी घर में से भी नहीं है, असल भी नहीं है, बीएमसी का पैकेज है, भी नहीं है, तो पढ़ते ही नहीं करते, फिर ही कहाँ से पढ़ते हैं? कुछ है ही नहीं, मतलब अभी पढ़ते नहीं इंशाल्लाह। फाइनल कंक्लूजन ये है, अभी हम पढ़ते नहीं इसलिए बिकॉज तो बाहर का डेस्कटॉप होगा, बाहर का डेस्कटॉप जल्दी बंद करो, बाहर का डेस्कटॉप होगा, फोन लेके आओ। सर बहुत ही श्रील आवाज आ रही है। बाहर का डेस्कटॉप है, उसमें पावर क्योंकि अंदर से कनेक्टेड है ना, इसको बंद ही कर दिया करो। लाइट दो, लाइट दो। Okay, yeah. So it was a power cut. Sorry for the interruption. Laws of motion में हम बेटा सर ब्लर है बहुत, अब ठीक। अभी हो जाएगा थोड़ी देर में रिस्टोर। थोड़ा टाइम लगता है वाईफाई को रिबूट होने में। ओके, so laws of motion में हम कर रहे थे common forces. The first force we discussed was weight. Weight is the gravitational pull of Earth, which is constant and always equal to mg, directed towards the center of Earth. Second force क्या था हमने? Normal reaction. What is normal reaction, Ishan? Contact forces that are To what? Two surfaces in contact when press each other, a contact force acting perpendicular to them is defined as called as normal reaction. क्या formula था normal reaction के लिए? There is no formula. It is self-adjusting force. वो अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता है as per the situation. It may be equal to mg, it may be less than mg, it may be equal to 0, it may be greater than mg.
और उसका प्रूफ है इफेक्टिव वेट जो हमें फील होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन. सो इफेक्टिव वेट इज ड्यू टू द नॉर्मल रिएक्शन. ये उसी में आगे कुछ हम सिचुएशन देखेंगे जहां पे नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो जाती है. एंड व्हेन नॉर्मल रिएक्शन चेंजेस वी स्टार्ट फीलिंग डिफरेंट वेट. हमारा वेट चेंज नहीं हुआ, हमारा मास चेंज नहीं हुआ, बट फीलिंग चेंज हो गई. द फीलिंग ऑफ वेट हैज चेंज. फर्स्ट केस इज इन अ लिफ्ट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स. अगर हम किसी लिफ्ट के अंदर वेइंग मशीन लेके जाए और अपना वेट मेजर करें व्हाइल लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स, तो हमारा वेट चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो रीडिंग है दैट रीडिंग विल शो अ डिफरेंट वेट एज कंपेयर टू द वन व्हिच इज ऑन द ग्राउंड. So if we are standing on a weighing machine में जो रीडिंग होती है दैट इज नॉर्मल रिएक्शन. एक स्प्रिंग बैलेंस होता है, इस पे लटका के तौलते हैं, समझ गए? स्प्रिंग बैलेंस, उसमें ऐसे हुक से लगाते हैं और पुल करते हैं एंड देन वी मेजर इट हाउ मच इज द वेट. कबाड़ी वाले ऐसे ही उठाते हैं. Right. So there are two type of balance. One is the spring balance, नीचे hook, और there is a spring, और साथ में यहाँ पे मार्किंग होती है वेट के लिए, and there is a hook which is attached to it. So जिसका भी हमें वेट मेजर करना होता है उसको इससे लगाते हैं, और ये जितना मूव करता है on the scale, this spring pointer, that pointer will tell how what is the weight. That is a spring balance measure. उसको हम पढ़ेंगे स्प्रिंग फोर्स में. दिस इज ए नॉर्मल वेइंग मशीन. वेइंग मशीन पे हमने कितना फोर्स लगाया है that will be the normal reaction because mg is not applied by the weighing machine surface. weighing machine के surface पे कौन सा फोर्स लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन, राइट. सो वो उस फोर्स को मेजर करता है जो उसके ऊपर लग रहा है. उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट इज n. that is not the mg. mg is acting at the center of earth. जो हमारा वेट है वो कहाँ लग रहा है? सेंटर ऑफ अर्थ पे. यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज n. सो देयर इज अ नॉर्मल रिएक्शन n. इस पर्सन का एक्चुअल वाला वेट mg, एंड सिंस इट इज गोइंग अपवर्ड्स अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. ऊपर की तरफ जा रहा है, सो n mg से बड़ा होना चाहिए. n minus mg should be equal to ma. n is equal to mg plus ma, और it will become m times g plus a. सर वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन को मतलब मेजर करती है जो उसके यस, जो उसके ऊपर हमने लगाया, करेक्ट. वेइंग मशीन वो मेजर करती है. अगर आपको ज्यादा वेट चाहिए, खड़े होकर उसको और प्रेस कर दो थोड़ी देर के लिए, वेट विल बी इंस्टेंटली इट विल इंक्रीज, जो कि वापस नॉर्मल हो जाएगा. n इज ग्रेटर देन mg. हमें अपना वेट ज्यादा दिखेगा, फील होगा अगर हम ऊपर जाती हुई किसी एक्सेलरेट होते हुई लिफ्ट में खड़े होके अपना वेट मेजर कर रहे हैं तो. सर इसमें जो नॉर्मल रिएक्शन है वो तो हम पे लग रहा है ना, तो उतना ही वेइंग मशीन पे लगेगा. एक्शन रिएक्शन पे न्यूटन थर्ड लॉ. यस, ठीक है. हाँ. अब इसमें रीडिंग पूछे, अगर सपोज नॉर्मल खड़े हैं, वेट 60 kg आ रहा है. इफ द रीडिंग इज 60 kg, इसका मतलब हमारा वेट कितना है? 60 kg वेट. दिस इज द यूनिट ऑफ वेट इज, तो एसआई यूनिट तो न्यूटन ही होगा क्योंकि वेट इज अ फोर्स, इज केजी वेट और केजी एफ, किलोग्राम फोर्स. 1 kg weight is 9.8 Newton. Right, so if my weight is 70 kg, it's not 70 kg, it's 70 kg weight, and 1 kg weight is 9.8 Newton. So I'll have to multiply with the, so reading of shown by this, यहाँ पे जो अभी number छप के आएगा, that will be n by g. The reading that will be shown is equal to m into g by a plus 1. ये वो रीडिंग है
जो हमें इस पे नंबर की फॉर्म में लिखी हुई दिखेगी. सपोज अभी 70 है ग्राउंड पे, वहां पे 72 हो जाएगा. This m is 70 suppose. In my case, it is slightly increased because of it does not show the force. It show the kilogram force. So आपको 9.8 से खुद multiply करना पड़ेगा. So that reading will change. If the reading of weighing machine on the ground is 70 kg and it is going upwards, what is the reading shown when lift is accelerating upward? This will be the reading of weighing machine. नहीं समझे? अरे कैसे आया फिर सबका? 70 बनाता है मतलब weighing machine. अरे वो ज्यादा आएगा, डिपेंड करता है कितने एक्सलेशन से ऊपर गई है. अगर एक्सलेट ऊपर हो रहा है, N by G kilogram. तुम्हारा वेट कितना है? Your weight, 52 what? kilogram. Kilogram is kilogram force, na? So what we calculated here is force. To convert it into kilogram force, you have to divide by G. That's why it is divided by G. Divide by G means you have converted your weight into the kilogram force or kg weight. If lift is accelerating downwards, so हमें weight ज़्यादा feel होगा, effective weight ज़्यादा होगा when lift is moving up. सर अगर आपने उसको जी से डिवाइड किया तो वो ए बाय जी नहीं होएगा? Sorry. Yes. A by G plus 1 सही कर लेना ये. Second is if lift is accelerating downwards. अगर लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सलेट हो रही है या कोई भी प्रैक्टिकल सिनेरियो, जैसे हम जाइंट व्हील पे रहते हैं तो नीचे की तरफ आते हैं, देन फील कुछ खाली सा हो गया. समझ गया ना किसकी बात हो रही है? जो बड़े वाले झूले होते हैं मेले में, क्या लगता है मेला, Okay. समझ गया? Paris wheel. हाँ, राइट. सो व्हेन यू आर गोइंग अप थोड़ा हैवी फील होता है, व्हेन यू आर कमिंग डाउन तो थोड़ी सी कुछ गुदगुदी सी होती है. यू फील समथिंग इन योर स्टमक. कुछ तो खाना खा के कर गया हो तुरंत तो. ओके, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस. इसका एक और तरीका है समझने का या इसको कैलकुलेट करने का विद द हेल्प ऑफ स्यूडो फोर्स. दैट आल्सो वी विल सी लेटर ऑन. अभी ये नीचे की तरफ जा रही है लिफ्ट, सो द mg ऑफ द पर्सन हैज टू बी ग्रेटर. mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर. जब हम फोर्स की इक्वेशन लिखते हैं दैट इज नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, क्योंकि इन सारे सिस्टम में कहीं भी मास चेंज नहीं हो रहा है, so that's why we are using F is equal to ma as Newton's second law. mg minus n is equal to ma, n is equal to mg minus a. So when lift is going downwards, the effective weight that we feel is less than the actual weight. When lift is going up, we feel weight equal to the actual weight. हमारा वेट बदल नहीं रहा, हमारा मास बदल नहीं रहा है, बॉडी पार्ट सारे सही सलामत हैं, सिर्फ फीलिंग बदल रही है बिकॉज ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन चेंज्ड. इफेक्टिव वेट विल डिक्रीज. इसमें भी रीडिंग हो जाएगी n to 1 minus a by g. कम हो जाएगा वेट. अगर गलती से सपोज लिफ्ट के केबल लेवल टूट गए और फ्री फॉल, क्या होगा फिर? जीरो. या ऊपर ही निकलने के पता नहीं, बट हाँ ड्यूरिंग दैट टाइम वेइंग मशीन जीरो दिखाएगी कि अब आप जा चुके हैं. सो इफ इन दैट केस इट इज अंडर फ्री फॉल किसी भी रीजन से, then the normal reaction shown by the, there will not be any normal reaction, so the reading shown is 0. Effective weight will be 0 or we will feel weightlessness in a lift freely falling.
नीचे गिरेंगे तब तो जाएंगे, उसके पहले ही वो जीरो दिखा देगा. So when it is going downward, it is the same as the previous case, but A की वैल्यू G के इक्वल आ गई. So it is the same equation, mg नीचे, normal reaction ऊपर. Net force is equal to ma. Now I will substitute A equals to G. mg minus n is equal to mg. So n is equal to 0. यानी अगर ये लिफ्ट के तार टूट गए और वो नीचे गिर रही है तो हमें उस टाइम पर कोई भी अपना वेट फील नहीं होगा. स्पेस में वेट क्यों नहीं फील होता है? ग्रेविटी नहीं होती. अब बात कर रहे हो, स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती. स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती बेटा. मून अर्थ के चारों तरफ कौन से फोर्स से रिवॉल्व कर रहे हैं? Which force is that? Gravity. All satellites are revolving around Earth because of which force? Gravity. So इसका against contact नहीं होता. हाँ. But satellite में surface पे contact में हो तब भी नहीं feel होता है. If suppose you are inside a space shuttle, still you will not feel. Satellite के अंदर. suspended. खड़े हैं, फ्लोर पे खड़े हैं नीचे, स्पेस शटल के, रॉकेट के, तो भी समझ लो, सैटेलाइट के. स्पेस में ग्रेविटी होती है, फील नहीं होती. क्यों? सिमिलर टाइप ऑफ इक्वेशन, सिमिलर टाइप ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे हम ग्रेविटेशनल चैप्टर में. बट दिस स्टेटमेंट दैट स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, ये मिसकॉन्सेप्शन है. स्पेस में अच्छी खासी ग्रेविटी है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटी ओनली all the satellites are revolving around the earth. हम भी अगर स्पेस में गलती से बाहर निकल जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? जो भी पास में प्लेनेट होगा उसी ग्रेविटी से उसकी तरफ पुल हो जाएंगे. राइट? ओनली इफ यू कीप ऑन रोटेटिंग लाइक रिवॉल्विंग लाइक सैटेलाइट, तो हो सकता है कि हम वहीं पे बने रहे एट द सेम डिस्टेंस इन द स्पेस. बट इफ यू डोंट हैव एनी वेलोसिटी, you will fall towards the earth like the gravity movie. Yes, okay, come back. So उसमें भी कुछ सेम इक्वेशन बनती है. mg minus n is equal to ma and a is equal to g, n is 0. So आप जिस सरफेस पे खड़े हैं वहां से कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं मिलता है, and that's why mg is 0. अगर नीचे g से ज्यादा एक्सेलरेशन से आएंगे फिर क्या होगा? Suppose some lift is thrown downwards with an acceleration greater than g. लिफ्ट से टकरा जाएंगे ऊपर. ऊपर टकरा जाएंगे, नॉर्मल एक्शन 0 हो जाएगा. if contact is lost, contact is lost, हवा में आ गए, ऊपर टकरा जाएंगे, that's fine, but normal reaction will be 0, it will not become negative क्योंकि कांटेक्ट हमारा लूज हो चुका है सरफेस से. समझ गए? This lift is now thrown downwards. अभी तो सिर्फ तार टूटे थे, गिर रही थी, the gravity. Now someone has pushed and the acceleration is greater than g. फिर क्या होगा? हम तो g से आ रहे हैं बट लिफ्ट g से तेजी से नीचे आ रही है, तो ये कांटेक्ट जो हमारा है खत्म हो जाएगा और हम हवा में फ्लोट करने लगेंगे. If contact is lost, normal action will become 0 instantly. Okay, so और डिटेल में करेंगे when we see more complicated scenario of normal reaction. कुछ छोटे-छोटे questions अभी करने हैं. Normal reaction is the force which surface applies, जब हम उस surface को press करते हैं या उस surface को किसी force से press करने की कोशिश करते हैं. If there is no pressing tendency, even though there is contact, there will not be any normal reaction. Okay, so अगला force देख लेते हैं, then we come back again to the mixed set of question. Next force is tension force. Tension force वाली, वो वाली नहीं, दिमाग वाली नहीं. Tension is
टेंशन। कैसे होती है टेंशन? स्ट्रिंग में, रॉड में, टेंशन हो सकती है। So this is suppose some string which is initially loose. This string is in slack position, loose position. There is no force inside this string particle. हमने इसको दोनों एंड से पकड़ के और पुल करना स्टार्ट किया। फ्रॉम वन डायरेक्शन अगर केवल लगाएंगे तो भी नहीं होगा टेंशन, बिकॉज अब टेंशन है क्या? जब भी हम किसी स्ट्रिंग को या रॉड को पुल करने की कोशिश करते हैं, at the instant when the string become taut, suddenly एक फोर्स आता है, that force opposes the pull. हम इसको बाहर की तरफ पुल कर रहे हैं, ये धीरे 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 धीरे। यस, टॉर्क का मतलब? टॉट का मतलब टाइट, स्लैक का मतलब लूज। जैसे वो एकदम से टाइट हो गई, is that instant only tension appears, और वो हमेशा अपनी तरफ खींचती है रस्सी को। It always pulls. हमने बाहर लगाया, स्ट्रिंग ने अपनी तरफ खींचा, लेकिन वो उसी इंस्टेंट पे आएगा जब स्ट्रिंग टॉट होगी। उसके पहले जीरो, थोड़ी सी भी स्लैक जीरो। जब तक ये स्ट्रिंग पूरी अपनी लेंथ तक स्ट्रेच नहीं होगी, तब तक ड्यूरिंग दैट होल टाइम देयर इज नो टेंशन, टेंशन इज जीरो। ये जो टेंशन फोर्स है किसने लगाया? स्ट्रिंग ने। किस पे लगाया? उस पर्सन पे जो पर्सन उस पे फोर्स लगाया बाहर की तरफ। स्ट्रिंग हमेशा पेयर में टेंशन लगाएगी, इधर भी इधर भी, बिकॉज आइडियल स्ट्रिंग अगर हम लेते हैं, it is an ideal string. Ideal string is massless as well as inextensible. मास जीरो होगा और फोर्स लगाने पे उसकी लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए, वो भले ही टूट जाए। इट विल ब्रेक, बट वो स्प्रिंग की तरह उसकी लेंथ, अगर ये भी 1 मीटर था, सो ये स्ट्रेट लेंथ भी ऑल्सो दिस इज सेम एज 1 मीटर। स्ट्रिंग ऑलवेज पुल्स टूवर्ड्स इटसेल्फ। ये फोर्स लगाया है स्ट्रिंग ने, दिस इज बाय द स्ट्रिंग ऑन द पर्सन जो स्ट्रिंग को बाहर की तरफ पुल करता है। स्ट्रिंग के लिए देखोगे, सो स्ट्रिंग पे सेम फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ एट बोथ दी। इस पे ऑन द स्ट्रिंग। एक्शन रिएक्शन, एक्शन किसके ऊपर? फिर क्यों? हाँ वही समझा, मास जीरो। अगर किसी भी बॉडी का मास जीरो है तो फोर्स हमेशा जीरो ही होगा, इवन दो इट इज एक्सेलरेटिंग, बिकॉज एम इज जीरो। सो नेट फोर्स जीरो तभी होगा जब हमेशा इक्वल और अपोजिट फोर्स लगे, ऑलवेज। मासलेस का मतलब मास जीरो, मास जीरो का मतलब कुछ भी एक्सेलरेट हो रहा हो, फोर्स तो जीरो ही होना है। सो आइडियल स्ट्रिंग में हमेशा नेट फोर्स जीरो होगा, इसलिए दोनों एंड पे इक्वल एंड अपोजिट टेंशन। टेंशन काम क्या करता है? जो स्ट्रिंग ने लगाया, टेंशन फोर्स ऑलवेज पुल्स। टेंशन हमेशा अपनी तरफ खींचता है, टेंशन ऑलवेज पुल्स along the length of string. हम कभी भी पुश नहीं कर सकते रस्सी से। यस, एक साइड से लग रहा है तो टेंशन जीरो। सर अगर स्ट्रिंग का मान इसलिए- होता है तो वो फोर्स लगाती है। फिर तो एक साइड पे लग रहा है। तो टेंशन आएगा ही नहीं। अगर हमने केवल स्ट्रिंग में, सपोज ये कोई स्ट्रिंग है, और एक तरफ सपोज करो बॉल से ऐसे बांध दिया, तब तो वो अपने आप आ जाएगा। अगर आप एक तरफ फोर्स लगाया तो कोई टेंशन नहीं। अगर मासलेस है, ये एक्सेलरेट होने लग जाएगी, आपके साथ चली जाएगी जहां लेके जाओगे।
If that other end is free, there will not be any tension as long as it is massless. मास है तो हर जगह पे अलग अलग टेंशन आएगा, वो भी हम करेंगे. या तो हमें दोनों तरफ से फोर्स लगाना है या फिर एक एंड को दीवार पे कहीं फिक्स करना है. When it is fixed and you are applying the force, तो जब हमने ये फोर्स लगाया उस पर्सन पे स्ट्रिंग ने बैकवर्ड और उतना ही फोर्स उधर से सपोर्ट के ऊपर भी लगेगा. दिस विल बी द फोर्स. सो नेट फोर्स विल ऑलवेज बी 0 और वो वाला इसको कैंसिल कर रहा है ये वाला. यहाँ पे फोर्स लग रहा है सेम. यहाँ पे जो लगा हुआ है तो बांधा होगा उसकी ताकत कितनी है. अगर वो लूज है यू पुल इट बिकॉज ऑफ टेंशन इट विल ओपन. सर अगर स्ट्रिंग का मास 0 है तो फिर वो फोर्स कैसे लगाती है टेंशन? फोर्स का मास से कोई कनेक्शन नहीं, वो तो अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी से लगाती है बिकॉज इट इज वेरी हाईली इलास्टिक. इलास्टिक मतलब खींचना नहीं होता है, इलास्टिक मतलब होता है रिजिडनेस, हाउ रिजिड इट इज. सो जितनी भी मजबूत रस्सी है उतना ज्यादा टेंशन उससे हम ले सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं. गॉट इट? जैसे रबर बैंड है, दैट्स नॉट अ गुड टेंशन फोर्स. That will not provide a sufficient tension force. It has to be strong. So कुछ important point, tension कब लगता है? हमेशा जब दोनों end पे force हो. One end is free, there is no force. Tension always pulls. किधर pull करता है? हमेशा रस्सी की तरफ, किसी और ऊपर नीचे angle theta never. Another point is in ideal string tension at every point is same. यहाँ कहीं भी देखोगे आइडियल स्ट्रिंग का मतलब मासलेस स्ट्रिंग है, उसके हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम होना है. क्योंकि ये जो बात लिखी हुई है मासलेस, ये पूरी स्ट्रिंग के लिए भी है, ये इस छोटी सी स्ट्रिंग के लिए भी है. इस छोटी सी स्ट्रिंग का भी देखोगे तो जितना राइट साइड में टेंशन उतना ही लेफ्ट साइड में टेंशन होना चाहिए बिकॉज नेट फोर्स इज 0 at every point of this string. Tension in an ideal string is same at every point. Ideal string is same at every point. अगर वो आइडियल है तो, अगर वो मासलेस है तो. इफ इट हैज सम मास तो वो टेंशन अलग जगह पे अलग अलग होगा. इसको हम अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं. व्हाट इज टेंशन? टेंशन इज द अपोजिंग फोर्स applied by the string when it is pulled from both the end, and it is also a self-adjusting force. रस्सी के सहारे आप मास yes, होगा तो फिर उसको वो खींचेंगे करेंगे, तो भी करेंगे अलग से करेंगे, डोंट वरी. उसमें टेंशन हर जगह अलग अलग होगा, उसमें फोर्स लगेगा. when string has a mass that we will see separately, don't worry. अभी आइडियल वाला केस समझो वरना मिक्स हो जाएगा कुछ. आइडियल स्ट्रिंग इज मासलेस एंड आइडियल स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल. फोर्स लगाने पे उसकी लेंथ चेंज नहीं होती, वो टूट जाएगी सीधे. जैसे ही उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ पर पहुंच जाएंगे स्ट्रिंग सडनली ब्रेक्स, और स्ट्रिंग ब्रेक हो गई मतलब टेंशन हो गया 0. सर अगर हर पॉइंट पे सेम टेंशन है तो कौन से पॉइंट से ब्रेक करेगी? उसकी मर्जी, जहां से भी, जहां से बेंड हो रही हो. क्वेश्चन ये है अगर हर जगह पर टेंशन सेम है तो टूटेगी कहां से? उसकी मर्जी. वी कैन नॉट प्रोटेक्ट. जहां से भी थोड़ी बेंड हो रही होगी वहां से टूट जाएगी. एक रस्सी को पकड़ के खींच रहे हैं, कहां से टूटेगी? ऐसे भी टूट सकती है. Right. Okay. Tension at every point is same. First point, tension always pulls along the length of a string. Tension is also a self-adjusting force. कोई फॉर्मूला नहीं है, हमें उस सिचुएशन का डायग्राम बनाना पड़ेगा and accordingly we will find out how much force is applied by the tension. Tension is always elongational. हम रस्सी से कभी धक्का नहीं दे सकते. We can only pull by a string. खींच सकते हैं. If you are trying to push, तो क्या होगा? अगर हम इधर फोर्स लगाएंगे तो this will become slack and the block will not move at all.
tension is always elongational force. That's the next point. Tension is always elongational force. टेंशन से हम कभी भी कंप्रेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, सिर्फ खींच सकते हैं, दबा नहीं सकते. We cannot press anything, not push anything, we can only pull. Okay, अब स्ट्रिंग जिस तरफ मुड़ेगी टेंशन उधर लगेगा, एंड टेंशन इज ऑलवेज equal in the whole string at every point. It will be same. Clear? Okay. अब ये जो वर्ड लिखा हुआ टेंशन इज सेल्फ एडजस्टिंग, ये कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं? सपोज सेम स्ट्रिंग है, उससे हमने कुछ 5 kg का मास लटकाया, उससे कुछ 20 kg का मास लटकाया, उससे 50 kg का मास लटकाया. जब तक वो टूटती नहीं है तब तक वो झेल ले जाएगी सबका बोझ. समझ गए ना? एक रस्सी है मोटी सी, उसके साथ हमने 3-4 अलग अलग तरह के वेट को हैंग करके रखा हुआ है फ्रॉम सम रूफ. 5 kg, 20 kg, 50 kg. This is Steve and it is 10 kg. इसका बोझा संभाल लिया इसने. T is equal to T1 is equal to M1G. सेम रस्सी है, सेम मटेरियल, बट स्ट्रिंग की जो टेंशन फोर्स है वो अपने आप बदलती जाएगी जब तक कि वो झेल सके. जैसे ही उसका वेट स्प्रिंग के ब्रेकिंग फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, इफ mcg इज ग्रेटर देन द ब्रेकिंग फोर्स और फ्रैक्चर, स्ट्रिंग विल ब्रेक और वो टूट के ब्लॉक गिर जाएगा. नहीं बेटा, क्योंकि वो अपनी तरफ खींचता है. टेंशन इज ऑलवेज elongational, टेंशन ऑलवेज pulls towards itself. रस्सी केवल अपनी तरफ खींच सकती है, धक्का नहीं दे सकती. अब इसने जो ऊपर वाली छत को खींचा है वो नीचे की तरफ. सपोज ये बहुत मामूली सा कोई सपोर्ट है ऊपर, तो वो नीचे गिर जाएगा. समझ गए? दिस वन स्ट्रिंग दोनों एंड को खींचती है, नीचे को ऊपर और ऊपर को नीचे. इफ द रूफ इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग तो वो छत लेके नीचे गिर सकता है, इसमें टूट जाए. वो सबके लिए तो अलग अलग होता है, वो गिवन होगा. अब वो कच्चा धागा है सूट तो तुरंत टूट जाएगी. इफ इट इज जूट तो थोड़ा और, इफ इट इज नायलॉन इवन स्ट्रॉन्गर. जैसे वो पतंग उड़ाते हो, पतंग के लिए वो एक चाइनीज मांझा आता है. वर्ड कुछ नहीं होता है उसमें, उसमें कोटिंग होती है, उससे आपका हाथ कट जाएगा लेकिन वो टूटेगा नहीं. उसको मर्डर के लिए यूज करते हैं. आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ ब्रेकिंग फोर्स. तो एक नॉर्मल रस्सी होती है, वो टूट जाती है थोड़ा फोर्स लगाने पे. वेरी नाइस. ओके, सो दिस इज द टेंशन. अब यही टेंशन जब हम रॉड के लिए देखेंगे तो रॉड में भी ऑलमोस्ट सेम, बट रॉड में दोनों चीजें हो सकती है. रॉड से हम दबा भी सकते हैं, वी कैन प्रेस, वी कैन पुश और पुल बाय अ रॉड. बाकी सब कुछ सेम है. अगर वो मासलेस रॉड है, एज लॉन्ग एज इट इज मासलेस रॉड, द टेंशन फोर्स प्रॉपर्टीज आर सेम. समझ आ रहा है अभी तक? सारा क्लियर? ओके. टेंशन इन अ रॉड, ऊपर वाला स्ट्रिंग में था और रॉड में टेंशन. रॉड से हम प्रेस भी कर सकते हैं, रॉड से अटैच करके हम खींच भी सकते हैं. इट इज, बाकी सब कुछ सेम है. दिस इज नॉट अ स्ट्रिंग एनीमोर, दिस इज अ रॉड, एंड अगेन वी आर अज्यूमिंग इट टू बी अ
massless rod. अब इस मासलेस रॉड पे डिपेंड करता है हमने इस रॉड को खींचा है या हमने इस रॉड को प्रेस किया. इफ सपोज वी पुल दिस रॉड, तो हमारे हाथ पे इसने टेंशन लगाया पीछे की तरफ, दैट इज द डायरेक्शन. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं. दिस टेंशन इज अप्लाइड बाय द रॉड ऑन द ब्लॉक, राइट. दिस टेंशन इज अप्लाइड बाय द रॉड ऑन द ब्लॉक. ये ब्लॉक के ऊपर लग रहा है. जब ब्लॉक का बॉडी बनाएंगे तब इसको हम यूज करेंगे इन द डायग्राम. एंड इफ सपोज द सेम ब्लॉक इज पुश्ड, हमने इस पे फोर्स लगाया बाहर से अंदर की तरफ, देन इट विल हैव अ कंप्रेशनल टेंशन. मतलब हम प्रेस कर रहे हैं अंदर की तरफ तो ये बाहर, and that's how the tension will be applied. So rod can pull as well as push. बाकी सब कुछ सेम है as long as it is massless. इसमें भी टेंशन हर जगह सेम होगा. Tension can only tension will be same at every point as long as it is स्टेशनरी रहता है. नहीं बेटा, वो डिपेंड करता है ब्लॉक आपने कितना फोर्स लगाया. ब्लॉक चलने लग जाएगा, लेकिन इस ब्लॉक को चलाया किसने? टेंशन फोर्स ने अपनी तरफ. ये किधर मूव करेगा? राइट साइड में. दिस ब्लॉक इज नॉट मूव्ड बाय द फोर्स F अप्लाइड. दिस ब्लॉक इज मूविंग बिकॉज ऑफ टेंशन फोर्स अप्लाइड बाय द रॉड. ठीक है, ओके. आइडियल स्ट्रिंग हो गए, आइडियल पुली देख लेते हैं अब. नेक्स्ट इज आइडियल पुली. आइडियल पुली एंड okay. समझ आ रहा है? हाँ, मतलब ये तो थोड़ा सिंपल थे. रॉड कैन कंप्रेस. रॉड में कंप्रेशन भी हो सकता है और एलोंगेशन भी हो सकता है. Rod can pull as well as push. So in the case of string, tension cannot be negative, but rod में वो tension negative हो सकता है. Negative means opposite as compared to the और सर स्प्रिंग में पुश नहीं हो सकता. स्ट्रिंग में पुश नहीं हो सकता बेटा. स्ट्रिंग तो लूज हो जाएगी, स्लैग हो जाएगी. ओके सर. स्प्रिंग में हो सकता है, स्ट्रिंग में नहीं हो सकता. रस्सी से हम पुश नहीं कर सकते. तो चलो पहले इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देन वी विल सी द पुली. पुली एक अलग ही कहानी है. Suppose there are 3 blocks connected together by a string as shown, kept on a smooth surface. Find the acceleration of each block and tension in each string. तो ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ऐसे एक लास्ट क्लास में भी शायद किया था. 2 blocks touching each other, नॉर्मल रिएक्शन वाले में. आई थिंक वी डिड. ए पे फोर्स लगाते हैं, ए ने बी पे नॉर्मल रिएक्शन लगाया था. यहाँ पर हमने ए पे बाहर से फोर्स लगाया और ए बी के बीच में एक रस्सी है, बी और सी के बीच में देयर इज अनदर स्ट्रिंग अटैच्ड एंड दिस सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ, सो वी डोंट हैव टू टेक द फ्रिक्शन इनटू अकाउंट. Calculate the acceleration of each block and calculate the tension in the string. Acceleration तीनों का सेम होगा हमेशा. सर F upon M1 plus M2 plus M2. Why all the 3 blocks will have same acceleration? Connected है ना springs. अब वो extend नहीं हो रही. So connected रहने पे हमेशा acceleration सेम हो जरूरी थोड़ी है. जरूरी है. सर वो सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है या फिर इंडिविजुअल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है?
ए और बी के बीच में एक रस्सी है, स्ट्रिंग 1 लाल कलर की, बी और सी के बीच में एक दूसरी रस्सी है, दैट इज सी ऑफ ग्रीन कलर। ये दो अलग अलग रस्सियां हैं यहाँ पे दोनों मसले से। क्वेश्चन मेरा कुछ और था, ये तीनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, उसकी क्या गारंटी है, उसका क्या लॉजिक है, उसको बोलते सर हैं हम टेंशन इंटरनल फोर्स एक्ट करेगा। टेंशन इंटरनली होगा, बिल्कुल सही। इट्स कॉल्ड स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। हम थोड़ा अभी दो चार चीजें एक साथ ही कर रहे हैं। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट हेडिंग डाल के लिख लो, इसको बॉक्स बना के अंदर लिखना। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है सम कंडीशन व्हिच हैज टू बी ऑलवेज फुलफिल्ड। किसी भी स्ट्रिंग के दोनों एंड को पहले समझ लेते हैं। किसी भी स्ट्रिंग में, आइडियल स्ट्रिंग में, दोनों एंड की वेलोसिटी, दोनों एंड का एक्सेलरेशन along the length of string has to be equal. Again, in an ideal string, लिख लो, अच्छा लिख लो पहले statement, then we understand it. In an ideal string, the velocity slash acceleration component along the length of a string, along velocity slash acceleration component along the length of a string must be equal at both the ends, at both the ends। किसी भी एक रस्सी के दोनों साइड पे उसकी वेलोसिटी या उसका एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो उसके लेंथ के अलोंग है। If suppose this is moving with v1 and another is moving with v2, अगर दोनों की वेलोसिटी अलग हुई तो क्या होगा, टूट जाएगी बीच से। एक के रेस्पेक्ट में दूसरे के पास रिलेटिव वेलोसिटी आ गई, एक धीरे धीरे चल रहा है, दूसरा आगे, स्ट्रिंग विल ब्रेक। So it is not possible to have two separate acceleration or two separate velocity। अगर एक्सेलरेशन होगा तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे के पास रिलेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा, वो पीछे रह गया और दूसरा वाला आगे निकल गया, मींस स्ट्रिंग विल ब्रेक। सो दिस मस्ट बी इक्वल, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है प्लस स्ट्रिंग ब्रेक नहीं हो रही। स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है एंड स्ट्रिंग इज, the length of a string is constant, that's the first reason, and second, string is not, the length of string is constant। अगर उसकी velocity अलग हो जाएगी या acceleration अलग अलग हो जाएगा, then it will break। so ये तो चलो सीधा था, समझ में आता है। अभी हम कुछ दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक रस्सी इधर है, ये से अटैच करके कुछ ऐसे है सिचुएशन। ये सिर्फ स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट समझाने के लिए है। ये भी हो सकता है सीन, नीचे ब्लॉक, एक ब्लॉक ऊपर, इसको पकड़ के हम खींच रहे हैं या पुल कर रहे हैं, राइट। ये m1, दिस इज m2। ये हॉरिजॉन्टल जाएगा, इसका एक्सेलरेशन a1 या वेलोसिटी v1। ये ब्लॉक b किधर जा रहा होगा, दिस इज मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, राइट। इसका एक्सेलरेशन है e2, अगर वेलोसिटी लेंगे तो v2। ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या लिखा है हमने, at both the end the component of velocity or acceleration along the length of a string must be equal। इसमें a1 is not equal to a2, a1 is equal to a2 का वो कंपोनेंट जो इस के लेंथ के along है, that is cos theta। in this second scenario a1 must be equal to a2 cos theta। दोनों एंड पे वो कंपोनेंट जो अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो सेम होना चाहिए, अदरवाइज रस्सी ब्रेक हो जाए। यस, वी आर
अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का मतलब the bodies connected by string will move in such a way that the acceleration or the velocity component along the length of a string must be equal at both the ends. लिख लो अगर सोच रहे थे ओके तो ऊपर वाले में बिकॉज ये कनेक्टेड है तो जितना आगे जाएगा उतना ही दूसरा वाला सो ऑल थ्री दे आर इन द सेम लाइन हर एक एंड पे वेलोसिटी सेम होनी चाहिए एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए अगर नहीं होगा तो टूट जाएगी रस्सी पहले वाले स्ट्रिंग में टेंशन ईशान ये किधर लगेगा राइट में लेफ्ट में टेंशन ऑन द फर्स्ट ब्लॉक ये रस्सी राइट में है ना अपनी तरफ खींचेगी सो इसको ले लेते हैं T1 ब्लॉक बी को ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में T1 सो ब्लॉक बी आगे मूव कर रहा है नॉट बिकॉज ऑफ द फोर्स F इट इज मूविंग बिकॉज ऑफ टेंशन T1 जो कि स्ट्रिंग ने अप्लाई किया दूसरे वाले स्ट्रिंग अपनी तरफ वापस खींचेगी T2 सो दिस विल पुट T2 इसके अलावा इनके अपने वेट और नॉर्मल रिएक्शन लग रहे होंगे बट उससे हमें मतलब नहीं क्योंकि वो सारे बैलेंस ही हो रहे हैं तो पहले वाले ब्लॉक पे ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन m1g के इक्वल दूसरे वाले पे m2g के इक्वल तीसरे वाले पे m3g के इक्वल वर्टिकल नॉर्मल रिएक्शन नीचे ऊपर दे कैंसिल आउट अब इस तरह के सिस्टम को करने का एक शॉर्टकट तरीका हमने किया था हम पूरे को एक ब्लॉक मान सकते हैं क्योंकि सारे के सारे साथ चले you can consider them as one single block or we can write separate equation for A separate equation for B and separate equation for C उससे भी हमें वही इक्वेशन मिल जाएगी नेट फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन तो नेट फोर्स में F हुआ T1 कैंसिल T2 कैंसिल क्योंकि अब इसके अंदर का बन गया इंटरनल फोर्स टोटल फोर्स इज टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन m1 plus m2 plus m3 into A अगर आपने उसको पूरा सिस्टम के अंदर ले लिया तो क्योंकि वो एक्शन रिएक्शन पेयर है हमेशा कैंसिल आउट ही होते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर अब सपोज अगर हम पूरा सिस्टम ना लेके केवल ए को लेते हैं ओनली ए इज कंसीडर्ड एज द बॉडी अंडर मोशन सो ए के लिए आगे फोर्स F लग रहा है पीछे की तरफ T1 लग रहा है दैट नेट फोर्स इज इक्वल टू m1 into A दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर A F आगे T1 पीछे जा किधर रहा है लेफ्ट में यानी फोर्स F बड़ा होना चाहिए F minus T1 is m1A B के लिए लिखोगे तो T1 T2 से बड़ा होना चाहिए T1 minus T2 is m2A C के लिए इक्वेशन लिखोगे तो आ जाएगी T2 is equal to m3A तीनों को ऐड कर दोगे तो भी वही मिलेगा T1 T2 गॉन और एक बार हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई एक्सेलरेशन को वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे थर्ड में T2 मिल जाएगा फर्स्ट में पुट कर देंगे तो T1 अगेन सेम थिंग आ गया ऑब्वियसली दैट इज अ लिटिल शॉर्टकट मेथड आप पूरे सिस्टम की इक्वेशन लिख लो फॉर द सिस्टम तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन मिल जाएगा फॉर सिस्टम ऑफ 3 ब्लॉक्स यानी तीनों ब्लॉक को मिला के एक सिंगल ब्लॉक बना लिया अब अगर टेंशन निकालना है तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 में तो स्ट्रिंग 2 का टेंशन आएगा 1 में पुट करेंगे तो स्ट्रिंग 1 का टेंशन विल कंटिन्यू नेक्स्ट ऑन मंडे ठीक है ये चैप्टर थोड़ा इम्पोर्टेंट है इसलिए दोज हु वांट टू डू इट इन अ बेटर वे एसएल अरोड़ा एंड देन एचसी वर्मा इज अ रिकमेंडेड बुक डीपीपीज भी मैं प्रोवाइड करूंगा ऐसे ही 1 by 1 नॉर्मल रिएक्शन की एक पूरी डीपीपी होगी एक पुली की होगी एक स्ट्रिंग टेंशन की होगी सो दोज हु वांट टू डू इन डिटेल यस एनी डाउट नो सर नो डाउट सर हम ये लिख सकते हैं T is equal to m1 m2 plus m3 नहीं T1 is equal to m2 plus m3A बिल्कुल लिख सकते हैं उसके लिए आपने ब्लॉक ले लिया m2 और m3 का अगर हम m2 और m3 को एक सिस्टम बना लेते हैं तो उसमें फोर्स केवल लगेगा T1 is equal to m2 plus m3 into A
which is nothing but equation 2 plus 3. ठीक है, okay, thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.